अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक अवार्ड देना चाहती हूँ, लेकिन इस अवार्ड को अपने पास रखने के लिए आपको मुझे साल का 73 लाख रुपीस देना होगा, तो आप कहेंगे कि ये किस तरीके का स्कैम है। लेकिन ये स्कैम चल रहा है और आप और हम इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के नाम पर। Deepika Padukone becomes first Indian actress featured on Hollywood Walk of Fame. Deepika Padukone becomes first Indian honored with star on Hollywood Walk of Fame. Deepika Padukone reacts to receiving a star on Hollywood Walk of Fame. ग्रेटिट्यूड। दीपिका पादुकोण का नाम अब हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम में लिखा जाने वाला है और ये सुनकर हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट फील होता है। ऐसा लगता है कि दीपिका ने कंट्री को प्राउड फील कराया है एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अवार्ड को अपने नाम रखने के लिए सेलिब्रिटी को हर साल 73 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। जी हाँ, यानी अवार्ड के बदले पैसा। क्या अभी एक अचीवमेंट लग रहा है या फिर कोई स्कैम? अब दीपिका की पीआर टीम ने बहुत ही क्लेवरली ये लाइन कॉइन की है दैट शी इज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ऑन हर नेम। लेकिन अगर किसी इंडियन की बात करें देन शी इज नॉट द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू गेट दिस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ऑन हर नेम। द वेरी फर्स्ट इंडियन एक्टर जिनके नाम हॉलीवुड का वॉक ऑफ फेम है वो है साबू दस्तगीर, जो कन्नड़ा एक्टर थे और उन्होंने हॉलीवुड के बहुत सारी फिल्मों में काम किया हुआ है, जैसे कि एलिफेंट बॉय, द ड्रम, द थीफ ऑफ बगदाद। लेकिन दीपिका की पीआर टीम ने बहुत ही क्लेवरली फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस लिखा है, एक्टर नहीं, एक्ट्रेस वर्ड पर गौर फरमाइएगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि 1963 में साबू दस्तगीर की मौत हो गई थी और आज बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं और शायद इसी बात का एडवांटेज दीपिका की पीआर टीम ने लिया और उनके इस अचीवमेंट को फर्स्ट के नाम से बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाकर बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इस अचीवमेंट के पीछे हर साल 73 लाख रुपीस देना पड़ता है, तो एकदम से ये अचीवमेंट कम और एक पीआर स्टंट जैसा दिखाई पड़ता है। वैसे तो जहां पर भी अवार्ड्स अचीवमेंट्स की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे पास है जहां पर इनकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हमारे अवार्ड्स अभी हम ना टेलीविजन शो है, मतलब हम तो बोलते हैं अगर आप अवार्ड दे रहे हैं तो हमारे या आप होस्ट कर लो, पैसे देके होस्ट करवा लो, ऐसे खाली बैठने कोई नहीं जाते। Well, दीपिका इज नॉट अलोन ऑन द लिस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो सबको डिस्कस करेंगे आराम से। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो आखिर क्या है ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड सो प्रेस्टिजियस? तो बेसिकली एक 2 किलोमीटर लंबी सड़क है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हॉलीवुड बोulevard और वाइन स्ट्रीट के नाम से, और इस सड़क में करीब 2813 ब्रास स्टार्स बने हुए हैं जिसमें दुनिया भर के नामचीन फिल्मी एक्टर्स, म्यूजिशियंस, रेडियो पर्सनैलिटीज और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोगों का नाम लिखा होता है जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही महारत हासिल की हुई होती है। और हर साल यहाँ पर लाखों टूरिस्ट जाते हैं टिकट खरीद कर। सो बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द हॉलीवुड चेंबर ऑफ कॉमर्स और ये शुरुआत हुई थी इसकी 1960 में। और यहाँ पर बहुत सारे फेमस हॉलीवुड स्टार्स के नाम ये ब्रास स्टार्स हैं, जैसे कि मार्लिन मोनरो, चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन। और जब आपका नाम इनके साथ बगल में उस स्टार में होता है तो इट मीन्स दैट यू हैव अराइव्ड, आपने कुछ वाकई में अपनी फील्ड में अचीव किया है और दैट्स व्हाई योर नेम इज देयर। अब जहाँ सुनने में तो ये अचीवमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि यहाँ पर अपना नाम स्टार में लिखवाने के लिए हर साल आपको 73 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इसे एक अचीवमेंट कम और एक पीआर एक्टिविटी ज़्यादा मानते हैं। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का नॉमिनेशन का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि इसमें कोई भी सेलिब्रिटी अपने आप को नॉमिनेट खुद भी कर सकता है या फिर उसकी तरफ से उसका कोई फैन कर सकता है, कोई स्टूडियो कर सकता है या फिर उसकी पीआर टीम भी उसे नॉमिनेट कर सकती है। और हर साल इसमें करीब 20 से 30 सेलिब्रिटीज़ के नाम चुने जाते हैं वर्ल्ड वाइड। और अपने नाम ये स्टार्स लिखवाने के लिए बेसिकली 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहला कि आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस अपने फील्ड में होना चाहिए। दूसरा कि आप करंटली अपने प्रोफेशन में काम करते हुए होने चाहिए, यानी कि आप रिटायर्ड नहीं होने चाहिए, आप एक्टिवली काम कर रहे हो। और तीसरा कि आपको जो स्टार अनवीलिंग सेरेमनी है उसको पर्सनली अटेंड करना है। और हर साल उस सेलिब्रिटी को हॉलीवुड चेंबर ऑफ कॉमर्स को 73 लाख रुपीस देने पड़ते हैं इन स्टार्स के मेंटेनेंस के नाम पर।
अब जैसे ही दीपिका के इस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में नाम आने का अनाउंसमेंट हुआ, न्यूज आने लगी, तो उसके साथ साथ ये 73 लाख रुपीस वाली बात भी सामने आने लगी। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स ने ये छापना शुरू कर दिया कि ये तो ऐसा अचीवमेंट है जिसे आराम से पैसे से लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में दीपिका की प्रोएक्टिव पीआर टीम ने भी कई सारे आर्टिकल्स छापते हुए लिख दिया कि नहीं, दीपिका ने पैसे से ये अचीवमेंट नहीं खरीदा है। और उसके बाद आर्टिकल में ही ये पूरा नॉमिनेशन प्रोसेस समझा दिया, जिसमें आखिर में जाकर वो यही बताते हैं कि इसके लिए हर साल 73 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। स्लो क्लैप। एंड रिमेंबर दैट कॉफी विद करण एपिसोड जिसमें सोनम कपूर ने दीपिका की पीआर टीम को ओवर एंथुसियास्टिक बताया था। What is the one thing the following have that you don't? Deepika Padukone. An over-enthusiastic PR team. An over-enthusiastic PR team. जब इंस्टाग्राम में एक ऐसा पोस्ट आया जिसमें इस 73 लाख रुपीस की बात का जिक्र हुआ और सोनम कपूर ने इस पोस्ट को लाइक किया, तो सोनम कपूर के लाइक को हाईलाइट करते हुए कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स छापे गए जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि एज इफ सोनम कपूर इज जेलस ऑफ दीपिका। और इज शी? तो हम यहाँ पर दीपिका के इस अचीवमेंट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि वेदर शी इज डिजर्विंग और नॉट, और मे भी उठा भी सकते हैं और उस पर तो एक पूरा नया एपिसोड बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस टाइप के अचीवमेंट्स वाकई में अचीवमेंट्स कहलाए जाने चाहिए? ऐसे अवार्ड्स और रिकग्निशन को वाकई में कंसिडर किया जाना चाहिए? क्या इनके पीछे इतना बड़ा हाइप जायज़ है? क्या वाकई में दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसा बड़ा अचीव किया है हॉलीवुड में और हमारे देश का नाम रोशन किया है? और अगर किया है देन वाई हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में इरफान खान का नाम नहीं आया? क्यों ऐश्वर्या का नाम वहां पर नहीं है? ओम पुरी का नाम वहां पर क्यों नहीं है, जिन्होंने हॉलीवुड में न जाने कितने सालों पहले एज एन इंडियन एक्टर काम करना शुरू किया? नसीरुद्दीन शाह का नाम क्यों नहीं है? व्हाट अबाउट अमिताभ बच्चन एंड AR रहमान? व्हाई देयर नेम्स हैव नॉट बीन कंसिडर्ड सो फार? और बॉलीवुड तो छोड़िए, हॉलीवुड के ऐसे कई सारे दिग्गज नाम हैं जिनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में नहीं है। लिस्ट पर गौर करना। एंजेलिना जूली, इनका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में नहीं है। अल पचिनो does not have a star in the Hollywood Walk of Fame. Denzel Washington does not have a star. Robert Downey Jr. does not have a star. रॉबर्ट डी नीरो, इनका भी नाम नहीं है। जिम कैरी, ब्रैड पिट, इनका भी नाम नहीं है। जूलिया रॉबर्ट्स डज नॉट हैव अ स्टार। लियोनार्डो डिकैप्रियो also does not have a star because they refuse to trade money in exchange of a star. तो क्या इनका कोई अचीवमेंट नहीं है? इनफैक्ट दीज आर लेजेंड्स इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। और ये तो बस कुछ ही नाम है, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। लेकिन हम लोगों का ये इंडियन माइंडसेट है ना कि अगर हॉलीवुड में कुछ हो रहा है, अगर विदेश में कोई अचीवमेंट मिल रहा है तो कोई बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया है सेलिब्रिटी ने, और उसे कुछ ज़्यादा ही हम बहुत बड़ा अचीवमेंट मानने लगते हैं। एंड दिस सेलिब्रिटीज आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस माइंडसेट एंड परहैप्स दे आर ट्राइंग टू कैश ऑन इट, क्योंकि इससे इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, तो इन्हें बेटर ब्रांड डील्स मिलते हैं, इन्हें और ज़्यादा पैसे मिलते हैं किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। और अगर आपको 73 लाख रुपीस खर्च करने के एवज में 5-10 करोड़ का ब्रांड डील मिल जाता है तो ये फायदे का ही सौदा हुआ, राइट? और सिर्फ हॉलीवुड नहीं, हमारे यहाँ पर भी ऐसे कई सारे अवार्ड्स हैं, अवार्ड शोज हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पर टाइम एंड अगेन ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही क्वेश्चन लगाते रहे हैं। और कई बार तो अवार्ड्स में कुछ ऐसे नाम सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके ऑपोजिट में जो लोग होते हैं ना, आप खुद वो कंपेयर कर सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस बेटर था, और आप खुद ये क्वेश्चन पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ये अवार्ड देना जस्टिफाइड था। कुछ ऐसा ही हुआ था जब 1999 में शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द फिल्म कुछ कुछ होता है। शाहरुख! उस साल उनके अपोजिट खड़े थे मनोज बाजपेयी और उनका अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द मूवी सत्या। मुंबई का किंग कौन? लेकिन सत्या में मनोज बाजपेयी की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को इग्नोर करके शाहरुख खान को ये फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कुछ ऐसे ही एलिगेशंस लगे थे अर्ली 2000 में जब रानी मुखर्जी को बैक टू बैक कई सारे अवार्ड्स मिले थे फॉर फिल्म्स लाइक ब्लैक, हम तुम। रानी मुखर्जी For हम तुम। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये एलिगेशंस भी लगाए थे कि उन्हें ये अवार्ड सिर्फ इसीलिए दिए गए बिकॉज शी वॉज कंसिडर्ड क्लोज टू द यश राज कैंप। और टेक्निकली ब्लैक में तो उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन फिर भी उन्हें द मेन लीड एक्टर का अवार्ड दिया गया। जब ऋतिक रोशन को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए मेन लीड एक्टर के रोल के लिए नॉमिनेट किया गया, तो उस वक्त अभय देओल ने साफ साफ अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये बताया कि हालांकि फिल्म में इन तीनों का बराबर का रोल था, लेकिन फिर भी उन्हें और फरहान अख्तर को डिमोट कर दिया गया और उन्हें सपोर्टिंग रोल में नॉमिनेट किया गया। उस वक्त अभय देओल ने साफ साफ अपनी नाराजगी जताते हुए इसे अनफेयर और बायस्ड बताया था। और आगे चलकर जहां पर ऋतिक रोशन को मेन लीड के लिए अवार्ड मिला, वहीं पर फरहान अख्तर को बेस्ट
सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड दिया गया। जब 2020 में अनन्या पांडे को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला तो नेटिजन्स वेर आउटरेज्ड, क्योंकि वही साल था जब गीतिका विद्या ओलन ने फिल्म सोनी से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था। और अगर आप दोनों परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि हु परफॉर्म बेटर। तू क्या देख रहा है? कभी कभी लगता है सब ठीक होगा, फिर लगता है वैसा ही। तब लोगों का कहना था कि अनन्या पांडे की करण जौहर से नजदीकियों की वजह से उन्हें यह अवार्ड दिया गया। लोगों का कहना था, हम नहीं कह रहे। अब आमिर खान जैसे एक्टर्स तो फेमस है इस बात के लिए कि वो अवार्ड शोज में नहीं जाते। हर साल अवार्ड फंक्शन होता है, मैं तो जाता नहीं हूँ। तो क्यों नहीं जाते हैं? वो अवार्ड्स को बॉयकॉट करते हैं। एक दूसरे के काम को हम सराहते हैं, तो मैं उस इमोशन से अवार्ड नाइट में जाता था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ और भी चीजें चल रही हैं। और कंगना रनौत भी इन अवार्ड्स की पोल खोलते हुए टाइम एंड अगेन नजर आती हैं। तो अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। लेकिन एक ऐसा अवार्ड है जिसे बॉलीवुड का हर कोई सेलिब्रिटी मानता है, इंक्लूडिंग आमिर खान एंड कंगना, और वो है नेशनल अवार्ड्स। लेकिन अगर नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हैं जिसमें नेशनल अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन किया गया है। लॉबिंग, फेवरेटिज्म। लॉबी तो होती है, लॉबी तो दबा के होती है। जब ये 2005 में सैफ अली खान को फिल्म हम तुम के लिए नेशनल अवार्ड मिला था तो लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर किया था शाहरुख खान के स्वदेश से और अजय देवगन के रेनकोट से। मिठाई तो मुझे लानी चाहिए थी, पहली बार तुम्हारे घर जो आया। Gosh. What? Yeah, man. उस वक्त सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरपर्सन थी और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इट वाज हर इन्फ्लुएंस ड्यू टू विच सैफ अली खान गॉट अ नेशनल अवार्ड फॉर द फिल्म हम तुम। 2008 में जब प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फैशन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को भी कंपेयर किया था विद्या बालन के भूल भुलैया के परफॉर्मेंस के साथ ही साथ माधुरी दीक्षित के आजा नचले के परफॉर्मेंस को भी उनके परफॉर्मेंस से बेटर बोला गया। और ये एलिगेशंस लगाए गए कि प्रियंका चोपड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबिंग विद हर पीआर एंड प्रोडक्शन हाउस हेल्प्ड हर सिक्योर द अवार्ड। ये 2021 में कृति सेनन को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर हर फिल्म मिमी और आलिया भट्ट को भी ये अवार्ड दिया गया था उसी साल फॉर द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। अब जहां पर आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस पर तो किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाए थे, वहीं पर मिमी के परफॉर्मेंस के लिए कृति सेनन को क्वेश्चन किया गया था। नाउ देयर इज नो डाउट कि कृति का अब तक का आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस वाज फॉर फिल्म मिमी और उसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी बट नॉट समथिंग मे बी विच इज वर्थ अ नेशनल अवार्ड। नाउ इट वाज द सेम ईयर व्हेन विद्या बालन's शेरनी एंड तापसी पन्नू's रश्मि रॉकेट गॉट रिलीज्ड और लोगों ने विद्या और तापसी के परफॉर्मेंस को जब कृति के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया तो उन्हें लगा कि शायद इन दोनों का परफॉर्मेंस कृति के परफॉर्मेंस से ज्यादा डिजर्विंग था। अब ये तो वो इंसिडेंट्स हैं जहां पर आम लोगों ने नेशनल अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर या फिर नॉमिनेशंस पर सवाल उठाए। ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर खुद बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने नेशनल अवार्ड की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाए हैं और उनकी पोल खोलते हुए नजर आए। जैसे कि इन द ईयर 2018 जब श्रीदेवी को पोस्ट्यूमसली फॉर अ फिल्म मॉम के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया तब शेखर कपूर ने जो उस वक्त जूरी के हेड थे उन्होंने खुद कहा कि ही वाज अगेंस्ट श्रीदेवी बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड। शेखर कपूर ने खुद कहा कि उन्होंने जूरी के दूसरे मेंबर्स को भी समझाने की कोशिश की कि श्रीदेवी को अवार्ड सिर्फ इसीलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि वो अब हम सबके बीच में नहीं है और ये इमोशंस में बहकर ये डिसीजन ना लिया जाए और ये दूसरी लड़कियों के लिए यानी दूसरे एक्टर्स के लिए काफी अनफेयर होगा। लेकिन फाइनली सब ने मिलकर यही डिसीजन लिया कि उस साल श्रीदेवी को ये अवार्ड दिया जाए और उन्हें ये अवार्ड मिला भी। 2001 में जब रवीना टंडन को फिल्म दमन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया तब उनका नेशनल अवार्ड भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा। बहुत सारे लोगों ने ये एलिगेशन लगाए कि उनके खुद के सगे मामा जो पुराने जमाने के एक्टर मैक मोहन थे वो उस वक्त जूरी के मेंबर थे और ये उन्हीं की सिफारिश की वजह से शायद रवीना टंडन को ये अवार्ड दिया गया था। उस समय जब कंट्रोवर्सी शायद ये थी कि मेरे अंकल थे जूरी पे तो उन्होंने एक मुझे उठा के अवार्ड दे दिया। हालांकि रवीना टंडन ने इन एलिगेशंस को हमेशा गलत बताया है और उन्होंने हमेशा कहा कि उनके मामा का उनके नॉमिनेशन के पीछे कोई रोल नहीं था। ये क्योंकि लोगों को उछालना है कुछ
तो वो छाला गया है। अब ये सारे एलिगेशंस हैं, इन पर कोई भी पक्का सबूत नहीं है और इन्हें जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब भी इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं और इस तरीके की बातें सामने आती हैं तब ऐसे अवार्ड्स पर भी एक क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाता है। एंड द बिगेस्ट आयरनी इज कि सारे एक्टर्स मानते हैं कि दीज अवार्ड्स आर PR ड्रिवन, यानी हर कोई मानता है कि अवार्ड्स में PR का हाथ तो होता है, लेकिन हर किसी का कहना है कि मेरा वाला जेन्युइन है, बाकी जो दूसरे हैं ना वो PR कर रहे हैं। और कौन भूल सकता है द इनफेमस फेक फॉलोअर कंट्रोवर्सी, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फेक फॉलोअर्स खरीद कर अपने फॉलोअर काउंट्स को बढ़ाने के इल्जाम लगे थे। पर क्या कभी सोचा है कि इन सेलिब्रिटीज को आखिर ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इन सब के पीछे रीजन क्या है? अब एक तो होता है इंडस्ट्री में एंटर करने का स्ट्रगल, और उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में एक बार एंटर हो जाते हैं, आपको रोल्स मिलने लगते हैं, असली स्ट्रगल तब शुरू होती है। क्योंकि आज का जो सिनेरियो है ना, उसमें सिर्फ एक्टिंग करना ही काफी नहीं है, यू नीड टू हैव एन एंटोराज। The coffee is brought by assistant. Assistant opens the cup. Actor takes sip, hands it back to assistant. What are you? तो ये जो एंटोराज होता है उसमें एक पूरी टीम को लेकर आपको चलना पड़ता है, जिसमें होता है आपका मैनेजर, आपकी PR टीम, आपका मेकअप आर्टिस्ट, आपका हेयर आर्टिस्ट, आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आपका स्टाइलिस्ट। तो ये पूरी जो टीम होती है ना, इसको आपको हैंडल करना होता है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मतलब एक इवेंट में तैयार होने के लिए जो एक्टर्स, जो मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं, इन्हें 20,000 से लेकर 1 लाख तक देना पड़ता है। और यही होता है इनके जो भाड़े के, जो किराए के कपड़े होते हैं, उनको भी उन्हें 10,000 से लेकर लाखों तक इनकी फीस होती है। तो यानी कि आपको एक बॉलीवुड में सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए आपको जो इवेंट्स और अपीयरेंसेस देने पड़ते हैं, उसके लिए आपको लाखों शेल आउट करना पड़ता है, और इसका पूरा खर्चा महीने का 10-15 लाख से ऊपर का हो जाता है। बॉम्बे इज अ वेरी डिफरेंट बीस्ट। मुझे ये नहीं पता था प्रमोशंस के टाइम पे कि स्टाइलिस्ट लेना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ PR, पोजिशनिंग, विजिबिलिटी। तो सिर्फ सेलिब्रिटी बनना ही नहीं, सेलिब्रिटी स्टेटस को मेंटेन करने के पीछे भी बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और यही चीज इन सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा डेस्परेट बना देती है, टू बी कॉन्स्टेंटली सीन, टू बी इन न्यूज, टू गेट मोर विजिबिलिटी। क्योंकि जितना दिखोगे उतना बिकोगे, और ज्यादा से ज्यादा दिखने के लिए करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा PR, यानी उसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और कहते हैं ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो पैसे से PR, उससे मिलेगी विजिबिलिटी, विजिबिलिटी से मिलेगा काम, काम से आएंगे पैसे, और फिर उन पैसों से आप करोगे PR, और PR से फिर बनेगी विजिबिलिटी। तो ये एक एंडलेस विशियस साइकिल है जो चलता ही रहता है। एंड दैट्स द रीजन वाई दिस रिच नेपो किड्स आर ऑलवेज इन न्यूज़, क्योंकि उनके पास पैसे हैं पैप्स को देने के लिए, हमेशा न्यूज़ में बने रहने के लिए। वो जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे पीछे कैमरा चलने लगते हैं, लोग उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, हमेशा वो हमारे सोशल मीडिया फीड पर बने रहते हैं, बिकॉज दे हैव द काइंड ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ PR। और जो एक नॉर्मल स्ट्रगलर या एक बहुत ही जो अभी यंग एक्टर है, उसके पास इस तरीके का पैसा नहीं होगा जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से जाएगा। लेकिन उसके बाद करण जौहर जैसे लोग पॉडकास्ट में जाते हैं और कहते हैं कि क्यों जा रहे हो? वो जब जिम जाते हैं, वो जब बिल्डिंग के बाहर आते हैं, वो जब पार्टीज पे जाते हैं, तो आप उन्हें कवर क्यों कर रहे हो? मत करो ना कवर उनको। तो भैया इनके जिम लुक को, इनके एयरपोर्ट लुक को ऐसे ही नहीं कवर किया जाता। ये पैप्स को पैसे देते हैं ताकि उन्हें वो वहां आकर कवर करें। Tell us honestly, do you call paps at the airport? When I'm promoting a film like now, I have. लेकिन शायद करण जौहर इस बात को नहीं जानते हैं, राइट? आप उनके बारे में बात क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा है बात करने के लिए। तो बॉलीवुड में अपने सपनों तक पहुंचने के लिए चाहिए पैसा, सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा। जब सपने पूरे हो जाए तब भी लगातार पैसे लगाते रहने पड़ते हैं थ्रू PR, और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि दिस PR ड्रिवन इंडस्ट्री इज स्लोली चेंजिंग फ्रॉम लाइट कैमरा एंड एक्शन टू लाइट कैमरा एंड लॉबिंग। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन द PR ड्रिवन इंडस्ट्री ऑफ बॉलीवुड? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।